तो ये बात को लेकर हमें उनसे बात करनी थी। और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा था कि हमारे मांगे अगर वो मान भी लेते हैं तो भी हम उन लोगों उनको समर्थन दे देंगे अपना। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। वहाँ पे मुझे बुलाया गया, पवार साहब के हाथों मेरे गले में दुपट्टा डलवाया गया और अनिल देशमुख साहब ने मुझसे कहा कि माइक पकड़, और माइक पकड़ के बोल कि मैंने विकास ठाकरे जी को समर्थन दे दिया। हाँ, सब लोगों ने देखा। बोला मैंने साहब को कि साहब हमारे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के लिए समाज ने मुझे खड़ा किया, उन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं हुई तो मैं कैसे समर्थन दे सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ती ही जा रही है। आज इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नवेद आजमी ने पुर के निर्दलीय उम्मीदवार राजा बैग से बात की। आइए जानते हैं क्या कहा निर्दलीय उम्मीदवार राजा बैग ने नवेद आजमी से। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक ऐसे नेता हैं जो नागपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष से टक्कर देने वाले हैं, वो भी निर्दलीय खड़े होकर। तो ये विचार आपको आया कैसे? सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया। और जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ आप खड़े हुए, मैं किसी के खिलाफ खड़े नहीं हुआ। मैं जो पश्चिम नागपुर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार संविधान में बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज से 72 साल पहले तरदूत की थी। मैं उसी का फ़ायदा ले रहा हूँ। जैसे कि आप बता गए आपको संवैधानिक अधिकार है, पर एक एम होता है चुनाव लड़ने का। तो ये एम आपको आया कैसे लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? शायद आपको पता नहीं है, मैं पिछले 5 साल से राजकारण में हूँ और पिछले 25 साल से समाज सेवी बन के काम कर रहा हूँ। तो जो राजकारण में होता है समाज सेवा में होता है। समाज सेवा में होता है तो एक बार उसके दिमाग में ख्याल नहीं आ सकता इलेक्शन लड़ने का। लेकिन मैं पिछले 5 साल से राजकारण में हूँ, तो राजकारण में इंसान आता ही इलेक्शन लड़ने के लिए। और समाज के अंदर में जो बुराई फैली है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो राजनीति से हुई है। तो मुझे लगा कि अगर समाज के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो राजनीति से है तो उसका समाधान भी राजनीति से निकलेगा। इसलिए मेरे दिमाग में इलेक्शन लड़ने का ख्याल आया। अभी जैसे कि आप पश्चिम नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पश्चिम नागपुर में ऐसी क्या कमियां दिखती हैं जो आप विधायक बनने के बाद आप कमियाँ ही कमियाँ है यहाँ पे सिर्फ चलने के लिए रोड है। उसके अलावा क्या आपको पूरे पश्चिम नागपुर में आप शायद मुझे लगता कम घूमे होंगे। यहाँ पे जनता की सुविधाओं की कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसके पहले एक आमदार हुआ करते थे बीजेपी के, जिसको 10 साल तक के पश्चिम नागपुर की जनता ने चुन के दिया और उन्होंने जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरे। पिछले 5 साल पहले जनता ने उनको बदल दिया। फिर एक ऐसे उम्मीदवार को चुन के दिया जो पिछले 5 साल से यहाँ पे आमदार थे। उनसे काफ़ी उम्मीदें थी पश्चिम नागपुर की जनता को, लेकिन वो भी शायद पश्चिम नागपुर की जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। इसीलिए एक 150-200 लोगों का शिष्टमंडल बनाया गया यहाँ पे और उसमें ये देखा गया कि पश्चिम नागपुर से इस बार, क्योंकि क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टियाँ, जो नेशनल पार्टियाँ हैं, वो पार्टियाँ नए लोगों को चांस नहीं देती है। वो पार्टियाँ सिर्फ उन्हीं नेताओं को चांस देती है जब तक कि वो हारता नहीं है, तब तक कि वो सीट के ऊपर में उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। तो हमारे जैसे लोगों को निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अभी आपको मैन्युफैक्चर पढ़ा रहा था, उसमें पढ़ा कि आप नामों से इजाज़त के लिए भी आवाज़ उठाने वाले हैं, तो उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा बताइए। नामूस रिसालत तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा भी हर जाति, हर धर्म की भावनाओं के साथ में जो लोग खिलवाड़ करते हैं, लोगों के धार्मिक ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, लोगों के जो महापुरुष हैं उन लोगों का अपमान करते हैं, उनके नबियों के बारे में गलत बयानी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पहले कानून था, वो कानून को पिछली बीजेपी सरकारों ने इतना कमज़ोर कर दिया कि पिछले दिनों आपने देखे रामगिरी महाराज के खिलाफ 156 FIR हुई है, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम ऐसी मांग करते हैं कि किसी भी धर्म के
चाहे वो ग्रंथ के खिलाफ कोई बोले या उनके धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई बोले, तो कानून इतना सख्त हो कि उसके किसी के मुंह से अगर किसी के लिए बेइज्जती निकलती है तो उसके लिए 6 महीने पहले सज़ा होना चाहिए, उसके बाद में उसके लिए इंसाफ की बात होना चाहिए। जैसे कि अभी आप पश्चिम नागपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, पश्चिम नागपुर में कांग्रेस लड़ने वाला नहीं हूँ, लड़ रहा हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके सामने दो दमदार कैंडिडेट हैं। उन दो दमदार कैंडिडेट को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से फाइट करेंगे? मुझे हैंडल नहीं करना है, मुझे वो दोनों के दो नहीं 3 दमदार कैंडिडेट दिखते हैं। अब आप उनको किसी भी नंबर पे रखो, लेकिन आप 2 दिन के बाद में देखोगे कि सबसे ऊपर आपको दिखेगा, तो आप फिर उनसे ये सवाल करोगे कि आपके सामने एक इतना दमदार कैंडिडेट खड़ा है, तो आप इससे कैसे मुकाबला करोगे करके। अगर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप इससे बड़े बड़े राष्ट्रवादी पार्टी में अहदे भी रह चुके हैं। जैसे कि आपने बताया 5 साल का आपका राजकारण, तो 5 साल के राजकारण होने के बावजूद आप अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो, ऐसा क्यों है? पहली बात तो मैं अपने पार्टी के अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जब इलेक्शन लड़ने का ख्याल आया तो इलेक्शन डिक्लेयर 10वें महीने में हुए, मैं 9वें महीने में ही अपना इस्तीफा दे चुका था, सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना था। साहब जैसे कि हमने देखा है कुछ दिन पहले माननीय शरद पवार साहब जो है आपके नागपुर दौरे में भी थे और महाविकास अघाड़ी का प्रचार कर रहे थे। उस समय कुछ न्यूज़ चली थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि आपने महाविकास अघाड़ी को समर्थन दे दिया यहाँ के उम्मीदवार को, तो ये क्या है हकीकत? कैसा है, इलेक्शन का फॉर्म भरने के पहले मैं राष्ट्रवादी में था। शरद पवार साहब नागपुर शहर के अंदर में 2 बार आए। एक बार मैंने तुली होटल के अंदर में उनकी मीटिंग लिया, वहाँ भी आए। एक बार मेरे पार्टी कार्यालय में मानकापुर चौक पे आए। तो वो हमारे लिए आदरणीय है और उनका आदर करते हुए उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, वो होटल रेडिसन में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा भले तूने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन हम लोग गठबंधन में हैं और हमको गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। सिर्फ उन्होंने इतनी ही बात की और उन्होंने कहा कि तू मुझसे आके मिल। मीडिया में जो ये चला गया उसके बारे में आप क्या कहना? तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मिल के आके मिल बोला तो मैं तैयार होने में लेट हो गया। तो उन्होंने कहा मेरा जहाँ सभा है 7 वचन लॉन है वर्धमान नगर के अंदर में, वहाँ से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या बोलते शहर अध्यक्ष, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष है श्री दुनेश्वर जी पेटे, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीट से इलेक्शन लड़ रहा है। तो उनकी वहाँ पे जनसभा थी 7 वचन लॉन में, तो मुझे मिलने के लिए वहाँ बुलाए। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद में मेरे से कोई बात नहीं की गई और उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मैं स्टेज पे बैठा। मैं उसके लिए दुनेश्वर भाव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे स्टेज पे बिठाया। उसके बाद में उनका पूरा कार्यक्रम 2-2.5 घंटे चला। मैं वहीं बैठा रहा। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में मैं तो सिर्फ इस कंडीशन में गया था कि हमारा जो ये 200-250 लोगों का शिष्टमंडल बना हुआ था, उनका ये बोलना था कि हमने पिछले 5 साल जिस आमदार को चुन के दिया था पश्चिम नागपुर से, वो हमारे कसौटी पे खरे नहीं उतरे। इसलिए आने वाले 5 साल में अगर हम उनको समर्थन देते हैं तो वो समर्थन के एवज में हम उनसे कुछ चाहते हैं, वादे चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार हमने कोई वादा नहीं किया। हमको ये लगता था कि भैया ये नया आमदार जो है ये पश्चिम नागपुर की तकदीर बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो चाहते थे कि हमारे आगे के जो भी 5 साल के नियोजन है उसका एक वो रोड मैप तैयार करे और हमें बताए कि आगे आने वाले 5 साल में वो पश्चिम नागपुर के लिए क्या डेवलपमेंट के काम करने वाले हैं। तो ये बात को लेकर हमें उनसे बात करनी थी और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा था कि हमारे मांगे अगर वो मान भी लेते हैं तो भी हम उनको समर्थन दे देंगे अपना। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। वहाँ पे मुझे बुलाया गया, पवार साहब के हाथों मेरे गले में दुपट्टा डलवाया गया और अनिल देशमुख साहब ने मुझसे कहा कि माइक पकड़ के बोल कि मैंने विकास ठाकरे जी को समर्थन दे दिया। हाँ, सब लोगों ने देखा। बोला मैंने साहब को कि साहब हमारे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के लिए समाज ने मुझे खड़ा किया, उन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं हुई तो मैं कैसे समर्थन दे सकता हूँ। ये बात कहा मैंने उनसे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को काटने के लिए
किया है वोट काटने के लिए, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं ये पश्चिम नागपुर में 11 साल में रहा हूँ, श्याम लॉन के पास में। ये पश्चिम नागपुर जाफरनगर के बैक साइड का एरिया आता है, जिसको रोज कॉलोनी कहा जाता है। और उसके बाद में पिछले 14 साल से मानकापुर चौक पे रह रहा हूँ। और मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, रेती गिट्टी का सप्लाई का काम है। उस कारण से मैं पिछले 25 सालों में, आज आप पश्चिम नागपुर का जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज से 25 साल अगर पीछे जाएंगे आप, तो पश्चिम नागपुर में 25 साल पीछे आज जितने वोटर हैं, इसके 25% भी वोटर नहीं थे। तो जो 75% जो वोटर बढ़े हैं, मतलब 75% लोग बढ़े हैं, तो 75% सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं बढ़े हैं यहाँ पे। उन 75% बढ़े हुए घरों में से अगर उसको आप 100% पकड़ते हो, तो 75% घरों के अंदर में मेरा मटेरियल जाता है और उनसे मेरे घरेलू संबंध है। मैं घर के अंदर तक के उनके जाता हूँ, उन लोगों के यहाँ मैं सारे गैर मुस्लिम भाइयों से मेरे भाई बहन और उनके बच्चों से मेरे बच्चों जैसे संबंध है। तो ये जो आरोप जो लगा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के भरोसे राजा बेग पश्चिम नागपुर से इलेक्शन लड़ रहा है या मुसलमानों के वोटों के भरोसे इलेक्शन लड़ रहा है, ये बात एकदम मेरे ऊपर में गलत, बेबुनियाद है। मैं 90% गैर मुस्लिमों में काम करता हूँ और 10% ही मुस्लिम लोग मेरे साथ हैं। और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आप हमारे? मैं पश्चिम नागपुर की जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। हम लोग किसी एक मकसद के तहत फॉर्म भरा गया था और पश्चिम नागपुर में का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमारे मुद्दों के ऊपर में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसके वोट काटने के लिए किसको खड़ा किया गया है, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। मैं पश्चिम नागपुर के विकास का बहुत बड़ा रोड मैप मेरे पास में है। मेरा आप घोषणा पत्र भी देख सकते हैं, आज घर घर तक के वो पहुंच चुका है। और वही घोषणा पत्र के ऊपर में हम लोग जो पिछले आमदार थे उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पब्लिकली बात करने से इनकार कर दिया। इसीलिए वो जो 200-250 लोगों का शिष्टमंडल था, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बेग साहब अब हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और सारी जनता की मर्ज़ी से यहाँ के जितने भी NGOs हैं, मैंने उन लोगों से पहले सब लोगों से डिस्कशन किया। उन लोगों का कहना था कि बिल्कुल आप जैसे आदमी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप जब कुछ नहीं भी है आपके पास में, ना आप नगर सेवक हो ना आमदार हो, तो भी आप लोगों के इतने सारे काम कर देते हो। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस बार कि हमारे पश्चिम नागपुर से हम राजा बेग साहब को चुना के लाएंगे। और मेरा चुनाव निशान क्रेन है, इसको बहुमतों से विजयी बनाएंगे। आने वाली 20 तारीख को मेरा चुनाव निशान क्रेन, अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे मैं पश्चिम नागपुर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये EVM मशीन के ऊपर में 17वें नंबर के ऊपर में क्रेन का निशान है। मैं पश्चिम नागपुर की जनता से गुजारिश करता हूँ कि मेरे क्रेन निशान पर अपना कीमती वोट देकर मुझे बहुमतों से विजयी बनाए और पश्चिम नागपुर को पश्चिम महाराष्ट्र बनाने का मुझे एक बार मौका दे। सर, जैसे कि अभी राजा बेग साहब खड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से उनको अभी देख रहे हैं? क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं उनसे? अब पहले तो आपके इस चैनल का मैं इस्तकबाल करता हूँ, और आपने जो हमसे सवाल किया वो देखना ही नहीं है। मैं अभी 4-5 रोज़ से पश्चिमी नागपुर विधानसभा क्षेत्र के गलियों में आपके साथ भी दौरा किया, राजा बेग साहब के साथ जन समुदायों के बीच में जाकर मुलाकात की, रूबरू चर्चा हुई। जिस तरह छत, बालकनी, गली, दरवाजे से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान लोगों की एक ही आवाज़ थी कि इस बार राजा बेग साहब को हम क्रेन पर मोहर लगा के विजयी बनाएंगे। ये जो हमने देखा और फिर उसको समझा, तो ये बात समझ में आती है कि सर्व समाज के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। और ऐसा स्थिति यूं ही नहीं, बल्कि जाने के बाद उसमें से हज़ारों लोगों में से कोई एक फ़र्द, कोई एक शख्स ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं या वोट काटने के लिए खड़े हैं या इनकी वजह से बीजेपी जीतेगी। ये एक किसी शख्स ने आरोप भी नहीं लगाया, बल्कि सर्वजन समुदाय के, सर्वधर्म समुदाय के लोगों ने भरपूर हृदय से समर्थन किया, मुस्कुरा कर समर्थन किया। उनकी नज़रें बता रही थी कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।